हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि पीवाईक्यू का सीरीज लेकर आएंगे। तो ये पीवाईक्यू का सीरीज है। हम लोग जितने क्वेश्चन जेएसएससी में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका दो सेट, और जो अभी रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम झारखंड में हुआ था उसका एक सेट, यानी पूरा कंप्लीट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 300, 350, 400 क्वेश्चन आपके पास आ जाए पीवाईक्यू के मोड में। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखने से हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये पीजीटी कॉमर्स का है जो 5/9/2023 को एग्जाम हुआ था, यानी 5 सितंबर 2023 को जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, पहला एग्जाम उसका है। और पहले एग्जाम का सेट वन है, याद रखिएगा। इसका मास्टर वर्जन आपके सामने है और ये पूरा कंप्लीट, चूंकि टाइप कराने में ज़्यादा समय लग जाता है तो हम लोग डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को लेकर आ गए जो सामने दिख रहा है। और मैं आपको फिर बता दूं, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियोस का। और कंटिन्यूअस वीडियो जाएगा यूट्यूब पे। एक सीरीज मुहिम लेकर आ रहे हैं कि जितना पीवाईक्यू पूछा गया है जेएसएससी सीजीएल के लिए, जितना पीवाईक्यू आज तक हो सकता है सारे पीवाईक्यू लेकर आ रहे हैं इसी सिलेबस का। जो सिलेबस जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल के लिए है उसी सिलेबस का, ऑडिटर का जो सिलेबस है उसमें कॉमर्स पेपर का जितना पीवाईक्यू आज तक है। और हम लोग पेपर वन का भी लेकर आएंगे, ध्यान रखिएगा, पेपर वन का भी हम लोग पीवाईक्यू लेकर आएंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले अपने कॉमर्स पेपर का पीवाईक्यू करवा लें। जब ये पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर वन भी करवाएंगे। आपको आपको चिंता नहीं करनी, इसी चैनल पे आपको पेपर वन भी जबरदस्त तरीके से होगा। अब पेपर वन का तो मेरे पास 3200 क्वेश्चन है, 3200 क्वेश्चन, 3200 क्वेश्चन कर लिए तो झारखंड में उससे बाहर क्वेश्चन ला देगा। कोई आईएएस ऑफिसर के पास हिम्मत नहीं कि उससे बाहर क्वेश्चन ला देगा। 3200 क्वेश्चन जो कि यही जेएसएससी ने पूछा है, मतलब जेएसएससी का खुद का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर वन का आपके पास, हमारे पास 3200 क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन होता है 3200। हम लोग उतने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अभी तो 400, 450 क्वेश्चन इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। 400, 450 क्वेश्चन यहाँ, 3200 क्वेश्चन वहाँ करेंगे। अगर इतने क्वेश्चंस को हम लगातार यूट्यूब पे कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा कमांड बढ़ेगा, जबरदस्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन ही देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग 3-4 टॉपिक को डिस्कस करें। हर चीज़ को जब डिस्कस करेंगे ना तो इसका मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक जानकारी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक ऑनलाइन कोर्सेज नहीं खरीदे हैं जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल के। मैं बता दूं हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं। एक हमारे पास वीडियो कोर्स है जिसको बोलते हैं लाइव क्लास कोर्स, एक हमारे पास पीडीएफ कोर्स है। अगर आप वीडियो कोर्स में जुड़ना चाहते हैं या पीडीएफ कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, CWH ऑनलाइन एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। जैसे प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कर दीजिएगा। फिर अपना डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा, डिटेल भर लीजिएगा। फिर कैटेगरी चुनने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप चुनिएंगे जेएसएससी। जेएसएससी कैटेगरी जैसे चुनिएगा, अगर आपको वीडियो कोर्स खरीदना नहीं, हमारा मेन कोर्स खरीदना लाइव क्लास वाला जिसमें सारा चीज़ है, तो आप पेड वीडियो कोर्स में जाइए। वहाँ जाइएगा, आपको वहाँ पे मिलेगा ऑप्शन जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का, जाके वहाँ पे बैच खरीद सकते हैं। घुसते जाइएगा, वो अपने आप ले जाएगा। अगर आप पीडीएफ नोट्स खरीदना चाहते हैं तो पेड पीडीएफ कोर्स में जाइएगा, जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, वहाँ मिल जाएगा आपको। घुसते जाइएगा, अपने जगह पे पहुँचा देगा और आराम से वहाँ से बाई कर सकते हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो हो गया हमारी जानकारी, ताकि आप लोगों को जानकारी दे दे बेहतर तैयारी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस लिमिटेड टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ फ्यूचर रिटेल इन केस ऑफ। बोलता है कि रिलायंस लिमिटेड के द्वारा फ्यूचर लिमिटेड के व्यवसाय को अपने हाथ में लेना क्या कहलाता है। अगर हम एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस के बिजनेस को अपने हाथ में ले लेता है तो इसको क्या बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रिलायंस लिमिटेड के बिजनेस, रिलायंस लिमिटेड क्या क्या फ्यूचर लिमिटेड जैसी कंपनी के बिजनेस को अगर ले लेता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको यहाँ पे कहीं लिखा है कि अगर ले लेते हैं, अपने हाथों में ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ 4 वर्ड है। सबसे पहला वर्ड है एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है समझिएगा। अगर एक रनिंग कंपनी किसी दूसरी रनिंग कंपनी को कंप्लीट खत्म करके अपने में मिला लेती है तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे आप लोग सुने होंगे अभी एयरटेल, एयरटेल एक कंपनी है और एक टेलीनॉर कंपनी हुआ करता था। यूनिनॉर होता था, बाद में टेलीनॉर बन गया। तो टेलीनॉर और एयरटेल जब मर्ज हुआ तो टेलीनॉर अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, अपना नाम और निशान मिटा दिया और सारा का सारा काम मर्ज कर दिया एयरटेल में। तो टेलीनॉर अपने आप को मर्ज कर दिया, खत्म कर दिया, अपने आपको बेच दिया। किसके हाथों में बेच दिया, एयरटेल के हाथों में। यही बात हम लोगों को यहाँ पूछ रहा है कि रिलायंस लिमिटेड द्वारा फ्यूचर लिमिटेड का बिजनेस अपने हाथ में ले लिया। तो उसी तरह से एयरटेल जो है वहाँ पे टेलीनॉर का बिजनेस अपने हाथ में ले लिया था, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल बताइए क्या होता है। बाह्य पुनर्निर्माण का एग्जाम्पल, इसका तो हम लोग समझ में आ गया कि अवशोषण क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब एक कंपनी, जैसे ऑब्जॉर्प्शन को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, पानी और चीनी।
दोनों को जब मिलाते हैं तो एक अपना अस्तित्व खो देता है, एक तो अस्तित्व रहता है, पानी का अस्तित्व पानी जैसा है, लेकिन चीनी उसमें मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो देता है। इसी को बोलते हैं अब्जॉर्ब हो जाना। चीनी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, घुल गया। तो उसी तरह से ये कंपनी अपने आप को खत्म करके एयरटेल में घुल गया, मिल गया। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लेती है, खरीद लेती है, तो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। दूसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा? कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन? तो जब कोई कंपनी का अंदर का सारा चीज सेम है, अंदर का सब कुछ सेम, मैनेजमेंट वही है, ठीक है, नाम वही है, मशीनरी वही है, प्रोडक्ट वही, सब कुछ सेम है, खाली बाहर से उसका नाम बदल दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी का सब कुछ पुराना, मतलब ये बोलते हैं कि अंदर से सब सड़ा हुआ है, ऊपर से खाली धनिया पत्ता छीट दिया तो नया डिश हो गया। उसी तरह से यहाँ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब खाली बाहर से बदल देना। जैसे आप समझिएगा, आप लोग सब समझते, पहले लगाते थे फेयर एंड लवली, सारी महिलाएं लगाती थी फेयर एंड लवली, अभी उसका नाम बदल के कर दिया ग्लो एंड लवली। अब नाम बदल के कर दिया ग्लो एंड लवली। अब बताइए क्या किया, ग्लो एंड लवली क्या अलग कंपनी बनाया है, उसका अलग अपना प्रोडक्ट आता है? नहीं, प्रोडक्ट वही है, बस खाली नाम बदल दिया। तो जब ऐसा होता है कि जब कोई कंपनी बहुत दिनों तक मार्केट में चलती है और उसका मार्केट में इमेज अच्छा नहीं रहता है, तो वो कंपनी चाहती है कि हम आए मार्केट में लेकिन नए नाम से आए। तो नए नाम से आने के लिए उसके पास एक ऑप्शन है कि वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब बाहर हम परिवर्तन कर देंगे, पता नहीं चलेगा हम वही हैं, लेकिन वही प्रोडक्ट लेकर आएंगे हम लोग। अमलगमेशन क्या होता है? ये प्योर अमलगमेशन का मतलब है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है, दोनों कंपनी का बिजनेस चलता है, जैसा कि वोडाफोन प्लस आइडिया के साथ हुआ था। वोडाफोन अलग कंपनी और आइडिया अलग कंपनी, और ये दोनों अपने बिजनेस को क्लोज किया और एक नई कंपनी बना लिया जिसका नाम है VI। इसको बोलते हैं अमलगमेशन। इसको क्या बोलते हैं? अमलगमेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समामेलन। अमलगमेशन का मतलब है दो एग्जिस्टिंग कंपनी, वर्तमान कंपनी जो अपने आप को का बिजनेस चला रही है, वो दोनों कंपनी अपने बिजनेस को बंद कर देती है और एक नई कंपनी फॉर्म करती है। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन। जैसे वोडाफोन आइडिया, हमने एकदम नया नया एग्जाम्पल दे रहे हैं। टेक ओवर करना मतलब खरीद लेना। टेक ओवर करना मतलब क्या होता है? खरीद लेना। जैसे आप लोग सुने होंगे आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश इंजीनियरिंग का और मेडिकल का तैयारी कराता है। आकाश इंस्टीट्यूट को जो बाईजूस है वो खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर मतलब सीधा पैसा आप मालिक को दे दिए कि तुम्हारा कितना औकात है बताओ, तुम जितना पैसा बोलोगे उतना मालिक को दे दिए और बिजनेस को खरीद लिए। तो इसको बोलते हैं टेक ओवर करना। इसको क्या बोलते हैं? टेक ओवर करना। तो ये हमारा सही जवाब इसमें एब्जॉर्प्शन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बताइए इसमें कितने सारे क्वेश्चन हम सीख गए। दूसरा क्वेश्चन है फ्यूचर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इज लिक्विडेटेड एंड न्यू कंपनी फ्यूचर इंटरप्राइजेज इज फॉर्म। अभी बताए थे, पुरानी कंपनी है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, वो लिक्विडेट हो रहा है, मतलब बंद कर दे रहा है अपने बिजनेस को, और एक नई कंपनी बना रहा है जिसका नाम है फ्यूचर इंटरप्राइजेज। बताइए, एक कंपनी बंद होता है और फिर वही कंपनी एक नई कंपनी बना देता है, तो इसको हम अभी क्या बताए थे? इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा, बाहर से ना खाली परिवर्तन किया, कंपनी का सब कुछ सेम है, खाली नाम बाहर से चेंज कर दिया। तो जब कोई कंपनी बाहर से परिवर्तित कर देती है अपने नाम को, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बाह्य, आज इसको पुनः पुनः निर्माण बोलते हैं, या बाह्य पुनः निर्माण के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है द मेथड टू बी फॉलोड इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। जब मर्जर नेचर होता है तो कौन सा मेथड? तो ये आपको बता दें कि अमलगमेशन के केस में हम लोग दो मेथड यूज करते हैं अकाउंटिंग के। जब भी अमलगमेशन का होगा तो दो मेथड यूज करते हैं अकाउंटिंग के। पहला मर्जर नेचर। मर्जर मतलब होता है जब दो बिजनेस आपस में मिल जाता है, और दूसरा होता है परचेज नेचर। आपको मालूम होना चाहिए, मर्जर नेचर में जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं वो है पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग इंटरेस्ट मेथड से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं मर्जर नेचर में। मर्जर नेचर में किससे अकाउंटिंग करते हैं? पूलिंग इंटरेस्ट मेथड से। और परचेज मेथड नेचर में परचेज मेथड से करते हैं। परचेज नेचर होगा तो परचेज मेथड लगेगा, और अगर मर्जर नेचर होगा तो मर्जर नेचर में पूलिंग इंटरेस्ट मेथड लगेगा। याद रहेगा, मर्जर नेचर में पूलिंग इंटरेस्ट मेथड लगेगा और परचेज मेथड रहेगा तो परचेज। तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर आप अमलगमेशन कर रहे हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर, अगर मर्जर नेचर से अगर आप अमलगमेशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन सा मेथड यूज किया जाएगा अकाउंटिंग के लिए? तो आपको बताते चले कि इसके लिए हम लोग पूलिंग इंटरेस्ट मेथड यूज करते हैं। कौन सा? पूलिंग इंटरेस्ट मेथड जो है यूज करते हैं। और अगर आप परचेज नेचर के हैं, खरीद लिए डायरेक्ट बिजनेस को, तो वहाँ परचेज मेथड यूज करेंगे। तो जब आप मर्जर नेचर से अमलगमेशन करेंगे तो वह कौन सा मेथड यूज होगा? पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन इज टू बी अमोर्टाइज। अगर अमलगमेशन करते समय गुडविल का
परिशोधन करना है तो क्या करेंगे? तो बताइए, अगर अमलगमेशन हुआ, अमलगमेशन में गुडविल का अमाउंट ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया, तो उसको आप नियरेस्ट 5 साल तक राइट ऑफ कर सकते हैं। अमलगमेशन करते समय गुडविल के अमाउंट को अगले 5 सालों तक आप राइट ऑफ कर सकते हैं। अमलगमेशन के समय गुडविल के अमाउंट को अगले 5 सालों तक आप राइट ऑफ कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डॉट 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 इंटर कंपनी डेप्ट एक्सेप्टेड आर टू बी कैंसल्ड आउट। बोलता है कि जब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होता है, इंटर कंपनी मतलब एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड, अगर ये दोनों आपस में ट्रांजेक्शन करता है तो इसी को बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। तो ऐसे केस में बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस आर कैंसल्ड, एक्सेप्टेंस को कहाँ पे जाके कैंसिल करेंगे? आप बताइए, विलय में, आंतरिक पुनर्निर्माण में, या अवशोषण में, या समेकन में। तो याद रखना है कि ऐसे केस में जो हम कैंसलेशन करते हैं वो कंसोलिडेशन में कैंसलेशन करते हैं। जो मर्ज हो जाता है सबका, कंसोलिडेशन में हम लोग इसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो समझिए फिर से कि अगर मर्जर बोलता है एट द टाइम ऑफ डॉट डॉट डॉट, तो एट द टाइम ऑफ क्या? एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन इंटर कंपनी डेब्ट आर एंड एक्सेप्टेंस आर टू बी कैंसल्ड आउट। जब हम कंसोलिडेशन यूज करेंगे तो वैसे कंपनी में इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो ट्रांजेक्शन जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। आगे लिखा है माइनॉरिटी होल्डिंग्स विल बी द बाय द नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड बाय द होल्डर्स। बताए माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन होता है? तो ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 50% से कम का शेयर होता है। ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास किसी कंपनी के 50% से कम का शेयर होगा उसको बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर। और जो बचा हुआ है जिसके पास 51% से ज़्यादा है उसको बोलते हैं मेजोरिटी शेयर होल्डर। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर वह शेयर होल्डर होगा जिसकी संख्या ज़्यादा है, जिसका 51% से ज़्यादा का हिस्सा जो है किसी के पास है। और अगर किसी के पास 51% से ज़्यादा का हिस्सा नहीं है तो वो कहलाता है माइनॉरिटी। क्या बोलाता है? तो माइनॉरिटी होल्डिंग विल बाई द नंबर ऑफ बोनस शेयर रिसिव्ड बाई द होल्डर्स। बोलता है कि जब कोई शेयर होल्डर बोनस शेयर रिसीव करता है, जब कोई शेयर होल्डर बोनस शेयर रिसीव करता है तो ऐसे केस में जो है धारकों द्वारा बोनस शेयर की संख्या में अल्पसंख्यक होल्डिंग्स जो है वो क्या करता है? बढ़ा देता है, घटा देता है? बताइए। तो अगर बोनस शेयर कहीं मिल रहा है तो उससे नंबर ऑफ शेयर क्या होता है? बढ़ेगा या घटेगा? तो यहाँ बोल रहा है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर का क्या होगा? तो बोनस शेयर मिलने से माइनॉरिटी शेयर होल्डर में कोई चेंज नहीं होगा। बोनस शेयर मिलने से माइनॉरिटी शेयर होल्डर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर वही शेयर होल्डर होगा जिसके पास मेजोरिटी जैसा पावर नहीं है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर वही शेयर होल्डर होगा जिसके पास मेजोरिटी जैसा पावर नहीं है। अगला, ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दोनों को बिना के बनाएंगे, होल्डिंग और सब्सिडी का, इफ द शेयर ऑफ अ कंपनी हैज बीन बाउट फॉर मोर देन बैलेंस शीट। बोलता है जितना बैलेंस शीट में उससे ज़्यादा दिखाया गया, तो बोलता है इसके डिफरेंस को आप कहाँ पे दिखाएंगे? तो इसके डिफरेंस को हम गुडविल के नाम से दिखाते हैं। किसके नाम से? गुडविल। यानी हम जितने में खरीदे थे उससे ज़्यादा हमको मिल गया, इसका मतलब हम लोगों को क्या मिल रहा है? ध्यान रखिएगा, गुडविल। प्रॉफिट अर्नड आफ्टर इक्विजिशन ऑफ शेयर इज ट्रीटेड एज, अगर आपने किसी शेयर को एक्वायर कर लिया उसके बाद अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसको प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? उस प्रॉफिट को रिवेन्यू बोलते हैं। शेयर खरीदने के बाद जो प्रॉफिट कमाएंगे रिवेन्यू, लेकिन शेयर खरीदने में जो पैसा लगाएगा उसको कैपिटल नेचर बोलते हैं। शेयर खरीदने में जो पैसा लगेगा उसको कैपिटल नेचर बोलते हैं। और जो शेयर यहाँ पे साफ लिखा है कि बोलता है कि प्रॉफिट अगर आप इक्विजिशन ऑफ शेयर से कमाएं, यानी शेयर के इक्विजिशन से अगर प्रॉफिट कमाएं तो ऐसे प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? रिवेन्यू प्रॉफिट। बोलता है अनरियलाइज लाभों में से एक होल्डिंग कंपनी का हिस्सा स्टॉक में और दूसरा कहाँ? तो याद रखिएगा, जब भी अनरियलाइज प्रॉफिट आप पढ़ेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब ऐसे प्रॉफिट जो दो कंपनियों के, जो आप डिपार्टमेंटल कंपनी, मान लो एक कंपनी एक बी कंपनी, दोनों हमारी संस्था की कंपनी है, तो इन दोनों कंपनियों के बीच में जो आपस के लेन देन होंगे उसको सेटल करने के लिए हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते हैं। अनरियलाइज इसलिए क्योंकि ये अपना ही ब्रांच, अपने ही जान पहचान वाले को बेच रहा है, तो क्या बी से प्रॉफिट लेगा? तो अगर ए मान लेते हैं कि होलसेलर एक है, ये होलसेलर ये, तो ये भेज रहा है इसको, तो प्रॉफिट भी लेगा क्या? ए जो है लागत पर भेजेगा बी को, क्योंकि जानता है, बी जानता है हमारा कितना मार्जिन है। सो तो ए है अपना माल जो है, अपना ए जो है वो प्रॉफिट जब कमाएगा तो अपना सामान भेजेगा किसको? बी को। और बी अपना सामान किसको भेजेगा? ए को। अब सवाल ये उठता है कि जो बेच रहा है, जो सेलर है, जो अपना सामान दूसरे को बेच रहा है, उसका कहाँ माइनस करेंगे? स्टॉक में या प्रॉफिट में? तो जो सेलर होगा ना, सेलर के माइनस करेंगे
सेलर के माइनस करेंगे प्रॉफिट में, और जो बायर है ना सामान खरीदने वाला, तो बायर को माइनस करेंगे कहाँ पे, बायर का स्टॉक में। बस यही बात पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा प्रॉफिट। स्टॉक तो दे ही दिया, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत? अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है या अनरियलाइज प्रॉफिट है, मतलब अपने ही लोगों को जब हम बेचेंगे तो उससे प्रॉफिट नहीं ना कमा पाएंगे, वो हमको प्रॉफिट नहीं देगा। तो वैसे प्रॉफिट को बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जिसको आज तक वसूला नहीं गया है। इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट, बताइए नेट एसेट से भी ज़्यादा पीसी निकल जाए तो ऐसे अमाउंट को हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल कब क्रिएट होगा, बताइए गुडविल कब बनता है? पीसी, परचेज कंसिडरेशन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन एसेट, एसेट से भी ज़्यादा, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है और एसेट्स क्या है, कम है, तो उसको उल्टा। पीसी अधिक है, पीसी अधिक है और नेट एसेट कम है, नेट एसेट कम है, तो इसके अंतर को क्या दिखाया जाता है, परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट हमारे पास है, उसके अंतर को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं, और कैपिटल रिजर्व भी बोलते हैं। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, लेकिन प्लस प्लस में है कि माइनस में देखना पड़ेगा। तो क्या है, कौन अधिक है, अंतरकरण कंपनी की शुद्ध परिसंपत्ति से अधिक है, मतलब नेट एसेट से ज़्यादा है। तो नेट एसेट से तो अंतर को किस जगह पे दिखाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अधिक खरीद प्रतिफल यानी पीसी जो है, परचेज कंसिडरेशन जो है वो ज़्यादा है, मोर देन है किससे, नेट एसेट से। तो नेट एसेट से परचेज कंसिडरेशन अगर ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा हम परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करेंगे वो किसका पेमेंट करेंगे, गुडविल का। संपत्ति हमको मिला 6 लाख और पेमेंट हम कर दिए 6,20,000, तो 20,000 एक्स्ट्रा जो पेमेंट किया वो गुडविल का पेमेंट है। 20,000 जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो किसका पेमेंट है, गुडविल का पेमेंट है। याद रखना इस बात को, किसका पेमेंट है, गुडविल का पेमेंट है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन तक देखते हैं, आप लोगों का जैसा प्यार रहेगा फिर हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट में अपना राय दीजिए, जो अच्छा हो या खराब हो जरूर राय दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।